नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 28 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स में फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज साइंटिस्ट डिस्कवर क्वाड्रपल स्टार सिस्टम, व्हाई दिस इज सिग्निफिकेंट। तो क्वाड्रपल स्टार सिस्टम डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखना है। A team of international scientists have discovered a rare quadruple star system in the Milky Way। तो कहाँ डिस्कवर किया है? मिल्की वे में, जिसका नाम उन्होंने दिया है UPM J10403551 AAB BAAB। ठीक है, ये जो सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है 2 कोल्ड ब्राउन डॉर्फ्स का और ऑर्बिटिंग अ पेयर ऑफ यंग रेड डॉर्फ स्टार्स। एक यूनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस स्टडी का टाइटल है बेंचमार्क ब्राउन डॉर्फ। ये पब्लिश हुआ था सितंबर इशू में मंथली नोटिस ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के। अब की हाइलाइट्स की बात करते हैं। जो ब्राउन डॉर्फ्स हैं उनको ऑफन फेल्ड स्टार्स बोला जाता है क्योंकि दे डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट मास टू सस्टेन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट मास नहीं होता है न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन को सस्टेन करने के लिए। अब ब्राउन डॉर्फ की बात की जाए तो दे कैन बी अप टू 70 टाइम्स मोर मासिव देन जुपिटर। तो ब्राउन डॉर्फ 70 टाइम्स ज़्यादा मासिव हो सकते हैं जुपिटर से, विथ एटमॉस्फेयर कंटेनिंग वाटर वेपर एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर ब्राउन डॉर्फ की बात की जाए तो वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं डिटेक्ट करने के लिए, एज दे आर कोल्ड एंड फेंट एंड वो एमिट करते हैं लिटिल विजिबल लाइट, थोड़ी विजिबल लाइट भी एमिट करते हैं। फिर इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो इज़ ऑल्सो एंगेज्ड इन एस्ट्रोफिजिक्स मिशन सच एज एस्ट्रोसेट और जो आने वाली एक्सपोसेट मिशन है उसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे हमने ब्राउन डॉर्फ टर्म पढ़ा तो वो होता क्या है। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लार्जर देन प्लैनेट्स होते हैं बट टू स्मॉल टू सस्टेन हाइड्रोजन फ्यूजन। मतलब प्लैनेट से तो बड़े होते हैं लेकिन उसमें इतने भी बड़े नहीं होते हैं कि उसमें हाइड्रोजन फ्यूजन हो पाए, इसीलिए उनको बोला जाता है फेल्ड स्टार्स। दे एमिट फेंट इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन वो करते हैं, एमिट करते हैं और ब्रिज करते हैं गैप बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। ठीक है, जो क्वाड्रपल स्टार सिस्टम होते हैं वो रेयर स्टेलर सिस्टम्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं 4 स्टार का ग्रेविटेशनली बाउंड होते हैं एक साथ एंड ऑफन अरेंज्ड एज 2 बाइनरी पेयर्स। कैसे अरेंज होते हैं? 2 बाइनरी पेयर के जैसे, ऑर्बिटिंग अ कॉमन सेंटर ऑफ मास। अब इंडिया के स्पेस मिशन की बात की जाए तो जो एस्ट्रोसेट है वो इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्वेटरी है और जो एक्सपोसेट है ये इंडिया का फर्स्ट पोलैरिमेट्री मिशन है जो स्टडी करेगा एक्सरे एमिशन को स्पेस सोर्सेज से। ठीक है, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट। SpaceX रॉकेट प्लेसेस इंडियन स्टार्टअप सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। तो 3 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है जो डेवलप की है इंडियन स्टार्टअप पिक्सल ने। दे वर सक्सेसफुली प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट अगस्त 27 को 2025 को। दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ पिक्सल्स फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 6 सैटेलाइट्स। तो फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन में कितनी है? 6 सैटेलाइट है। ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया पेलोड्स फॉर इंडियन स्टार्टअप्स लाइक ध्रुव स्पेस इंक्लूडिंग इट्स लीप 1, तो लॉन्चिंग एक्सपेडिशंस फॉर एस्पायरिंग पेलोड सैटेलाइट। ठीक है, फिर की हाइलाइट्स की बात करते हैं। जो पिक्सल का फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन है उसमें 18 से 24 सैटेलाइट प्लान्ड है जो प्रोवाइड करेगा ग्लोबल कवरेज फॉर एवरी 24 आवर्स। कैप्चर करेगा हाई रेजोल्यूशन अर्थ इमेजेस को एट अ 5 मीटर रेजोल्यूशन इन 135 से 135 स्पेक्ट्रल बैंड्स। फिर हाइपर स्पेक्ट्रल डाटा है वो हेल्प करेगा एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस एंड एनवायरमेंट एंड मिनरल मैपिंग में। फिर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग एडवांटेज की बात करते हैं तो आइडेंटिफाई करता है मिसिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स को, प्रिडिक्ट करता है क्रॉप यील्ड को, डिस्टिंग्विश करता है और स्पेसिफाई करता है सब स्पीसीज ऑफ क्रॉप्स को, डिटेक्ट करता है मीथेन लीक्स को, अंडरग्राउंड लीक्स को और इनविजिबल कंपाउंड्स को, मैप करता है मिनरल्स को और मॉनिटर करता है इकोसिस्टम हेल्थ को। जो ध्रुव स्पेस है लीप 1 वो उसका पेलोड इंक्लूड करता है एक AI मॉड्यूल और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर। ये एक्सपैंड करता है इंडिया के रोल को इन प्राइवेट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर की फैक्ट्स की बात करते हैं। जो पिक्सल है वो बेंगलुरु बेस्ड इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है और ध्रुव स्पेस है वो हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग की बात की जाए तो ये कैप्चर करता है डाटा 37 से 100+ स्पेक्ट्रल बैंड्स में जो विजिबल से इंफ्रारेड तक जाती हैं और एनेबल करती है अल्ट्रा एक्यूरेट एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। और इंडिया इमर्ज कर रहा है मेजर लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च हब की तरह जो कॉम्प्लीमेंट करता है मिशंस लाइक इसरोस PSLV एंड GSLV और प्राइवेट पार्टनरशिप SpaceX के साथ। जो इंडिया की स्पेस इकोनॉमी है वो प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट $44 बिलियन बाय 2033। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज कैबिनेट एक्सटेंड्स PM स्वनिधि फॉर स्ट्रीट वेंडर्स एनहांसेस लोन अमाउंट। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया है रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि लोन स्कीम, एंड इट इज एक्सटेंडेड टिल March 31, 2030।
और अर्लियर डेट थी इसकी दिसंबर 31, 2024। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 1.15 करोड़ बेनिफिशरीज। कितने? 1.15 करोड़ बेनिफिशरीज बेनिफिट होंगे और इसमें इंक्लूड करेंगे 50 लाख न्यू वेंडर्स को। अब की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो इसमें लोन एनहांसमेंट, तो फर्स्ट रेंज ये याद नहीं रखना है, ठीक है, कितना कितना हो रहा है ये याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ट्रेंच भी है, फिर थर्ड ट्रेंच। और इंसेंटिव्स क्या क्या है इसमें? कैशबैक ऑफ अप टू 1600 रुपीज़ फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शंस, रिटेल एंड होलसेल। प्रोविजन है यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का फॉर बेनिफिशियरीज। इसमें है कैशबैक ऑफ अप टू 1600 करोड़ फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शंस, रिटेल और होलसेल। प्रोविजन है यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का फॉर बेनिफिशियरीज हु हैव रीपेड अर्लियर लोन्स। और अर्लियर जो लिमिटेड था स्टैट्यूटरी टाउन्स पे एंड नाउ एक्सटेंडेड टू सेंसस टाउन्स एंड पेरी अर्बन एरियाज। की फैक्ट्स की बात करते तो जो पीएम स्वनिधि से समृद्धि है, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन सी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, जिसका एम है प्रोवाइड करना होलिस्टिक वेलफेयर बेनिफिट्स लाइक सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, हेल्थ स्कीम्स और स्किल ट्रेनिंग। किसको किसको देगा? स्ट्रीट वेंडर्स को और उनकी फैमिलीज़ को, वेयर बेनिफिशरीज ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम फॉर वर्किंग कैपिटल लोन्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज इट वॉज लॉन्च्ड इन जून 2020 एज अ पार्ट ऑफ कोविड-19 रिलीफ पैकेज। कौन से पैकेज के अंदर? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर, टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। जो स्कीम है वो अलाइन करता है SDG 1 के साथ, जिसमें नो पॉवर्टी हमारा गोल है, और SDG 8 के साथ जो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक इज टू प्रिजर्व लुम्बिनी, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स बैन ऑन इंडस्ट्रीज। तो नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है बैन ऑन न्यू इंडस्ट्रीज में लुम्बिनी में, जो बर्थ प्लेस है गौतम बुद्धा की, एंड डायरेक्टेड शिफ्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज विद इन 2 ईयर्स। ठीक है। की हाईलाइट्स की बात करते हैं, जो पिटिशन है वो फाइल की गई थी सीनियर एडवोकेट प्रकाश नानी शर्मा के द्वारा, हु एम्फेसाइज्ड द रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ लुम्बिनी फॉर बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदूज। लुम्बिनी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 1997 में लिस्ट हुई थी, एंड इट इज़ एन इंपॉर्टेंट हैबिटेट होम टू 652 ऑफ द 697 स्पीसीज ऑफ क्रेन्स फाउंड इन नेपाल। की फैक्ट्स की बात करते हैं, जो लुम्बिनी है वो लोकेटेड है रूपनदेशी डिस्ट्रिक्ट में नेपाल में, और लुम्बिनी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेपाल की, एंड रिगार्डेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा एंड एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर बुद्धिस्ट वर्ल्ड वाइड। अब जो पिलग्रिमेज साइट है वो अशोकन एम्परर अशोका विजिट किए थे 3rd सेंचुरी BCE में, और हु इरेक्टेड द अशोकन पिलर। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो ये लैंडमार्क है और एरिया रिकॉग्नाइज बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को, फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और नेचुरल सिग्निफिकेंस, और ये लीगली प्रोटेक्टेड है बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज़। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। बिहार का लार्जेस्ट पावर प्लांट है क्लियर्स पाथ। बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू परचेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम NTPC पीरपैंती सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो NTPC की सुपर थर्मल पावर प्लांट है, उसके लिए अभी अप्रूवल मिला है, क्लियरिंग द वे फॉर बिहार लार्जेस्ट पावर प्रोजेक्ट। जो पीरपैंती सुपर थर्मल पावर प्लांट है दैट विल हैव अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 2400 मेगावाट, जिसमें 3 यूनिट ऑफ 800 मेगावाट ईच होंगी। दिस विल बी द लार्जेस्ट पावर प्लांट इन बिहार, सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट अ टैरिफ ऑफ 6.07 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है। जो अप्रूवल है दैट वाज गिवन बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 विच एम्पावर्स द रेगुलेटरी कमीशन टू अप्रूव पावर परचेज एग्रीमेंट्स। तो क्या अप्रूव कर सकते हैं? पावर परचेज एग्रीमेंट्स को। फिर की फैक्ट्स में आते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 की, दैट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इन इंडिया that consolidate laws relating to generation, transmission, distribution, trading और use of electricity। और इसका एम क्या है? प्रमोट करना कंपटीशन, एफिशिएंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी और डेवलपमेंट। इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी एज ऑफ जुलाई 2025 वो 448 गीगावाट के अराउंड है, और रिन्यूएबल एनर्जी शेयर की बात की जाए तो अराउंड 32% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। बिहार का जो करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बिहार की, वो कितनी है? 6000 मेगावाट है अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें मेजरली थर्मल और HEP आते हैं। जो पीरपैंती प्रोजेक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 40% एडिशनल कैपेसिटी देगा बिहार के ग्रिड को। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रीज टू गेट इंसेंटिव्स अप टू ₹1 करोड़ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी विल प्रोवाइड इंसेंटिव्स ऑफ अप टू 1 करोड़, कितना? 1 करोड़ रुपीज़ का, to industries for environmental compensation, environmental protection, aiming to generate jobs। तो इससे जॉब्स भी जनरेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी फॉर अराउंड 1 करोड़ यूथ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। की हाईलाइट्स की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रीज अडॉप्टिंग ग्रीन प्रैक्टिसेस विल रिसीव इंसेंटिव्स ऑफ अप टू 1 करोड़। स्किल डेवलपमेंट असिस्टेंस मिलेगा 20,000 रुपये पर वर्कर।
और न्यू इंडस्ट्रियल प्रमोशन पैकेज है वो इंक्लूड करता है प्रोविजंस फॉर इन्वायरमेंटल सेफ्टी और यूथ एम्प्लॉयमेंट. बिहार इज सेट अ टारगेट टू जनरेट 1 करोड़ जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 years थ्रू दिस पॉलिसी. की फैक्ट्स की बात करते हैं. जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, आर एंटरप्राइजेज इन इंडिया क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर. किसके हिसाब से? इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर के हिसाब से. प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन एनवायरमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. ये रेगुलेट किए जाते हैं MSME डेवलपमेंट एक्ट के अंदर 2006 और ओवरसीन बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME. जो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है वो स्टेट लेवल इनिशिएटिव है जिसका एम है अट्रैक्ट करना इन्वेस्टमेंट्स को, प्रमोट करना इंडस्ट्रीज़ को, जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट और इंश्योर करना बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट बिहार में थ्रू इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़ एंड एज ऑफ डूइंग बिजनेस मेजर्स. ठीक है. फिर बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के GDP में वो अराउंड 3% है. फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक. ओवर 700 आर्म्ड फोर्सेज पर्सोनल गियर अप टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025. तो 700 आर्म्ड फोर्सेज पर्सोनल एंड हेडक्वार्टर्ड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 इजिप्ट में, जो अगस्त 28 से 10 सितंबर के बीच में होगा. ये लार्जेस्ट ट्राई सर्विस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है रीजन की और इसका ऑब्जेक्टिव है इज टू एनहांस जॉइंटनेस, इंटरऑपरेटेबिलिटी, कोऑपरेशन अमंग फोर्सेज एंड स्ट्रेंथन रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी. की फैक्ट्स की बात करते हैं तो ये बाइनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है. ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज वॉज लॉन्च्ड इन 1980 एज अ पार्ट ऑफ US ब्रोकर्ड पीस ट्रीटी बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल. ठीक है. तो यहाँ पे हुआ हमारा प्रीलिम्स वाला पार्ट खत्म. आई होप ये क्लियर होगा. अब हम मेंस के 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखेंगे. तो सबसे पहला है काउंटरिंग द टैरिफ. देखो ये जो टैरिफ वाली चीज़ है ना, ये हमने मतलब आई वुड से 10 से 12 बार हमने एडिटोरियल और क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ चुकी है, तो अपन इसको काफ़ी फटाफट ख़त्म करेंगे. ठीक है. द US हैज़ इम्पोज सेकेंडरी टैरिफ्स ऑफ 25% ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स. तो कुछ प्रोडक्ट्स पे US ने सेकेंडरी टैरिफ्स लगाया 25% का, जो अगस्त 27 से इफेक्टिव है, इन एडिशन टू द अर्लियर रेसिप्रोकल टैरिफ ऑफ 25%. और ये वॉयलेट करता है WTO के कमिटमेंट्स को और इंडिया के एक्सपोर्ट्स को सीवियरली इम्पैक्ट करेगा. तो इसमें की हाईलाइट्स क्या है कि जो US के मेजर्स हैं तो उसमें टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल फोन्स, लंबर एंड केमिकल्स. इंडिया का जो रिटेलिएशन है वो रिवोक्ड टैरिफ कंसेशंस ऑन आलमंड्स, एप्पल्स, वॉलनट्स एंड इम्पोज ड्यूटीज़ ऑन मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंट्रोड्यूस्ड इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ऑफशोर एंटिटीज़. ठीक है. फिर ट्रेड नेगोशिएशन की बात करते हैं तो इसका एम है कि $500 बिलियन ट्रेड टारगेट है बाय 2030 पोस्ट PM मोदी ट्रम्प मीटिंग, बट टैरिफ्स हिंडर प्रोग्रेस. फिर इम्पैक्ट तो काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स इम्पैक्ट होंगे. WTO एंगल की बात की जाए तो US का टैरिफ है वो वॉयलेट करता है मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल को और WTO के कमिटमेंट से दूर जाता है. अब इसका ना अलग अलग डायमेंशंस है. तो इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है कि हायर टैरिफ है वो कॉस्ट को बढ़ा देंगे इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, जो रिड्यूस करेगा कॉम्पिटिटिवनेस को. जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है जैसे टेक्सटाइल और लेदर वो बैडली इफेक्ट होंगे. इन्फ्लेशनरी जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा यदि ग्लोबल सप्लाई चेन्स एडजस्ट नहीं हो पाई तो. फिर पॉलिटिकल डायमेंशन की बात की जाए तो US का फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना ट्रेड डिस्प्यूट्स, साइडलाइनिंग इंडिया. इंडिया का पोजीशन है जो RCEP में, ब्रिक्स में और SCO में, दैट कुड बी लेवरेज्ड फॉर डाइवर्सिफाइंग मार्केट्स. फिर लीगल और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन की बात की जाए तो WTO ट्रेड रिड्रेस करेगा वीकेंड ड्यू टू नॉन फंक्शनल अपीलिएट बॉडी. वहाँ की आप सभी को पता है ना, अपीलिएट बॉडी फंक्शनल नहीं है. इंडिया के जो अपील राइट्स है वो कर्टेल किए गए हैं एंड US एक्शन अंडरमाइंस ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स अंडर GATT. स्ट्रैटेजिक डायमेंशन क्या है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट है वो हाईली डिपेंडेंट है ऑन अ फ्यू सेक्टर्स एंड मार्केट्स और वो इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी वल्नरेबल बनाता है. ओवर रिलायंस ऑन US एंड EU मार्केट्स पोजेस करता है रिस्क, पोज करता है रिस्क ड्यूरिंग डिस्प्यूट्स. फिर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना है, एक्सपैंड करना है एक्सपोर्ट बास्केट को बियॉन्ड फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और जेम्स, एक्सप्लोर करना है मार्केट्स इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान. फिर डोमेस्टिक स्ट्रेंथनिंग की बात की जाए तो इम्प्रूव करना है कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू PLI स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स और R&D सपोर्ट. फिर WTO रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमको लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ काम करना है अपीलिएट बॉडी को रिवाइव करने के लिए और स्ट्रेंथन करना है ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट मैकेनिज्म को. फिर स्ट्रैटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट्स पे फोकस करना है जिसमें हम फास्ट ट्रैक करेंगे FTA नेगोशिएशंस को EU के साथ, UK के साथ, आसियान के साथ और गल्फ कंट्रीज़ के साथ, जिसमें हम रिड्यूस कर सके डिपेंडेंस ऑन US.
और बैलेंस डिप्लोमेसी पे फोकस करेंगे, एंगेज करेंगे यूएस के साथ थ्रू नेगोशिएशंस वाइल बिल्डिंग कोएलिशंस इन WTO टू काउंटर यूनिलेटरल टैरिफ एक्शंस। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं अपन सेकेंड एडिटोरियल में, अ स्ट्रॉन्गर एयर शील्ड। तो इसमें क्या है, हम DRDO ने जो एक इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम लॉन्च किया है उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो हम इसमें भी ना एकदम ज़्यादा आपको कुछ वो नहीं करना है, सिर्फ इसके फीचर्स मेन इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम का कंपोजिशन क्या है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है QRSAM जिसका रेंज है 30 किलोमीटर। एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका रेंज है 6 किलोमीटर। और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जो लेज़र सिस्टम बेस्ड है विद अ रेंज ऑफ 2 to 4 किलोमीटर। कंट्रोल मैकेनिज्म की बात की जाए तो जो पूरा सिस्टम है वो ऑपरेटेड है फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विद DRDO's डिफेंस एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL, वो एक नोडल एजेंसी है। फिर जो फ्लाइट टेस्ट है, देयर आर 3 एरियल टारगेट्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन है और एक फिक्स्ड विंग ड्रोन है जहाँ पे दे वर इंटरसेप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड। टेक्नोलॉजिकल बैकबोन की बात की जाए तो ये ड्रॉ करता है अपॉन DRDO's वाइडर रिसर्च इंक्लूडिंग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। टेक्नोलॉजिकल बैकबोन की बात की जाए तो ये ड्रॉ करता है अपॉन DRDO's वाइडर रिसर्च इंक्लूडिंग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड, ASAT कैपेबिलिटीज़, रैडॉम्स, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग। अब आते हैं अपन इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। तो पब्लिक सेक्टर लैब्स हैं और जो प्राइवेट फर्म्स हैं सच एज कॉर्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, वो इन्वॉल्व हुई है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर रैडॉम्स एंड हाई परफॉर्मेंस मटेरियल। फिर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो एनहांस करता है इंडिया की प्रिपेयर्डनेस को अगेंस्ट थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। कॉम्प्लीमेंट करता है सिस्टम्स लाइक आकाश, त्रिशूल, आकाश NG, अग्नि, पृथ्वी, ABM और ASAT को। ठीक है, अब ये जो इसके आगे वाला टॉपिक है ना, मतलब ये जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देती हूँ कि स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री डायमेंशन है कि इंडिया का एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है जो वाइटल है नेशनल सिक्योरिटी और हॉस्टाइल नेबरहुड के लिए। ये काउंटर करता है इवॉल्विंग थ्रेट्स लाइक UAV, ड्रोन्स, प्रिसिशन गाइडिंग म्यूनिशंस। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की बात करें तो ये इंटीग्रेट करता है DRDO को लैब्स को अंडर इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिल्ड करता है हायर सिस्टम अदर अर्लियर सिस्टम्स पे लाइक आकाश, पृथ्वी, ABM शील्ड और ASAT सिस्टम। इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डायमेंशन की बात की जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस करता है और लॉन्ग टर्म इम्पोर्ट कॉस्ट को कम कर रहा है। जियोपॉलिटिकल डायमेंशन में क्या है कि स्ट्रेंथन कर रहा है डिटरेंस अगेंस्ट बोथ पाकिस्तान एंड चाइना विथ मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम और प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को कैपेबिलिटीज़ के साथ दैट आर कंपेरेबल टू ग्लोबल सिस्टम्स लाइक थार्ड एंड आयरन डोम इसराइल का जो है। अब इसके लिए अब हम और क्या कर सकते हैं, तो इंडिजिनाइजेशन ड्राइव पे फोकस करेंगे आत्मनिर्भर भारत के अंदर। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स पे फोकस करेंगे इसराइल और रशिया के साथ। एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे ध्यान देंगे, इंटीग्रेटेड डिफेंस पे ध्यान देंगे, AI एनेबल्ड रहेगा जो, और कंटिन्यूस मॉडर्नाइजेशन पे हम फोकस करते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये एडिटोरियल क्लियर है। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।